हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है वाटर। आप पढ़ रहे थे जल के बारे में। अभी तक आपने जल के बारे में क्या क्या चीजें जानी है? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। जो जल है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी जीवित जीव होंगे और पादप होंगे, उन सभी के लिए पानी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपने बात की थी यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है उसके क्या क्या स्रोत आपके पास आते हैं, जिसमें आपने कहा कि वर्षा का जल और भूमिगत जल आपके पास मुख्य स्रोत यहाँ पर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे जल की अवस्थाओं की। आपने कहा था पानी के कितने रूप होते हैं? हमने कहा पानी के 3 रूप होते हैं, जिसमें आपने ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी थी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपने कहा कि 3 अवस्थाएं यहाँ पर आपके पास आती हैं। ठीक है। पानी की कितनी अवस्थाएं आएंगी? 3 अवस्थाएं आएंगी। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, जिसे आप ठोस कहते हैं, लिक्विड जिसे आप तरल कहते हैं, गैस जिसे आप क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, या भाप के रूप में आप देखते हैं। ठीक है। अब हमने ये बोला था कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। आप चाहे तो पानी को भाप बना दे, आप चाहे तो पानी को बर्फ बना दे। हमने कहा आप चाहें तो बर्फ को पानी बना दे, आप चाहें तो भाप को पानी बना दे। ठीक है। क्या हो रहा है? एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्यों ये आपको रीजन पूछे जाते हैं कि क्यों पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पास हो जाता है। आपने कहा तापमान। ठीक है। क्या बात हुई थी? आपने तापमान की बात की थी। आपने कहा था कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान कितना है, ये किस पर निर्भर करता है कि तापमान किस प्रकार का है। क्योंकि हमने कहा अगर पानी तरल है या पानी ठोस है या पानी गैस है, ये तीनों अवस्थाएं क्यों है? इसका रीजन क्या? हमने कहा पानी के मॉलिक्यूल की स्थिति क्या है। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर। अब H2O मॉलिक्यूल की स्थिति किस प्रकार की है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जल की अवस्था कौन सी है। आपने कहा अगर पानी के मॉलिक्यूल एकदम सटे हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं अपने आपस में, तो आपने कहा आपके पास क्या आ रही है? सॉलिड अवस्था आ रही है। आपने कहा अगर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में रिक्त स्थान पाया जा रहा है, तो आपने कहा कि कौन सी अवस्था आएगी? आप कहेंगे या तो लिक्विड होगी या तो गैस होगी। तो आप देखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कितना रिक्त स्थान है। अगर बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है और जो मॉलिक्यूल है वो कहीं भी गति कर रहे हैं, आपने कहा वो गैस ही होगी। ठीक है। क्योंकि गैस को ही आपने देखा है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करती रहती है। आपने कहा कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ रिक्त स्थान है, जिसमें क्या है? पानी स्थिर तो नहीं है, यानी जो यहाँ पे आप जल की अवस्था देख रहे हैं वो स्थिर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भाप बनकर उड़ जाए। तो आपने कहा लिक्विड अवस्था होगी। ठीक है। क्योंकि निश्चित आकार नहीं मिल रहा है। ठीक है। आपने क्या कहा? जो सॉलिड होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, लिक्विड का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप जिस बर्तन में पानी को डाल रहे हैं, पानी उसी का शेप ले रहा है। और आपने कहा गैस की तो कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है, क्योंकि गैस क्या होती है? स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। किस बात पर निर्भर कर रहा है? आपने कहा तापमान पर निर्भर कर रहा है। अगर सामान्य तापमान है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम है, सामान्य है। ठीक है। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए भी नहीं है और आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग भी नहीं है, सामान्य है। तो आपने कहा लिक्विड आपके पास क्या आती है? अवस्था आ जाती है। ठीक है। आपने कहा पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? अगर वहां पे तापमान बहुत कम कर दिया जाए तो जितना कम तापमान होगा मॉलिक्यूल उतने ही पास आएंगे। आपने तापमान बहुत कम किया, मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए हैं, आपस में क्या हो गए हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं। अब क्या होगा? आपने कहा कि जो पानी है वो स्टेबल हो गया, वो स्थिर हो गया, उसका एक निश्चित शेप आपके पास आ गया है। आपने कहा बर्फ यहाँ पे बन गई है। अब बर्फ को आपने कटोरे में रखा तो वो कटोरे के शेप का बन गया है। ठीक है। आपने आइस क्यूब में रखा है तो वो क्यूब शेप का बना हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? जो पानी के मॉलिक्यूल है वो आपस में चिपक गए हैं। आपने कहा अगर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान हो गया है, यानी आपने क्या किया? आपने तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हमने यही कहा था तापमान कम किया तो मॉलिक्यूल पास आ गए, तापमान कम किया तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, और तापमान आपने ज्यादा किया तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो पानी है वो भाप बन गया है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर जल चक्र की। जल चक्र क्या होता है? आपने कहा
चक्र का मतलब है कि आपने एक जगह से चलना स्टार्ट किया और आप घूम के फिर उसी जगह पे आ गए, उसी बिंदु पर आ गए, उसको हम क्या कह रहे हैं? चक्र। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आप घूम करके फिर से इसी बिंदु पर अगर आ गए हैं, इसे हम चक्र कहते हैं। कुछ ऐसा ही जल के साथ हो रहा है। तो ये जल का चक्र आप किसके बीच में पढ़ते हैं? आप जो आपकी पृथ्वी है और आपका जो वायुमंडल है उसके बीच में आप क्या पढ़ते हैं? जल चक्र को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? जो पानी है वो पृथ्वी से आपके वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल से फिर से पृथ्वी पर आएगा। ठीक है, ये पानी है तो ये आपकी क्या है? अर्थ है। अर्थ से ये जो पानी है ये कहा जा रहा है आपके वायुमंडल में जा रहा है और वायुमंडल से फिर से ये पानी नीचे कहाँ पे आ रहा है? अर्थ पर आ रहा है, यानी कि एक चक्र बन रहा है, एक साइकिल बन रही है। और इसी साइकिल में आप क्या देखते हैं? बादल भी इसी साइकिल में बनेंगे, इसी साइकिल में क्या होगी? वर्षा भी होगी। तो सारी चीजें आप इसी साइकिल में पढ़ते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कुछ चीजें पढ़ चुके थे आप जल चक्र के बारे में। जैसे कि आपने कहा था जो जल चक्र है वो किस पर निर्भर करेगा? आपने कहा वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था जब आप जल चक्र देख रहे हैं तो जल चक्र में आप तीनों ही अवस्थाएं देखेंगे पानी की। आप देखेंगे कि तरल अवस्था भी आपको दिखाई दे रही है, गैसीय अवस्था भी आपको दिखाई दे रही है और जो सॉलिड अवस्था है, जो ठोस अवस्था है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब तीनों अवस्थाएं यहाँ पे इंक्लूड हैं तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जहाँ पे आपको पानी की अलग अलग अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं वहां पर आपको तापमान भी अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जल चक्र है वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा देख लेते हैं। हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे क्या किए थे? डिस्कस किए थे, जिसमें आपने पढ़ा था वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जिसे कहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा। आपने कहा वाष्पीकरण क्या है? जल का भाप के रूप में बदल जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प में बदल जाना, तरल का वाष्प में बदल जाना, या फिर तरल का गैस में बदल जाना, सारी चीजें ही क्या है? वाष्पीकरण है। ठीक है, अब हम बात करें वाष्पीकरण को। आप समझते हैं, आपने पानी गर्म किया वो वाष्पीकरण है। ठीक है, आपने कपड़े सुखाए वो वाष्पीकरण है। जो समुद्र का जल है उसमें वो भाप बन के ऊपर की ओर उड़ रहा है, वो वाष्पीकरण है। अब नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आता है वो है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी सेम वही प्रोसेस है। जो पानी है वो तरल अवस्था से वाष्प में बदल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस होती है प्लांट्स में। तो स्पेशली प्लांट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं? आपने कहा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। आपने कहा पानी कभी हिलना बंद नहीं करते, ये बात हमने की थी। हमने कहा था कि पानी में कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। पानी यानी कि तरल अवस्था की बात हो रही है। तरल अवस्था यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल उनके बीच में रिक्त स्थान है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, गैस के जितना नहीं होगा, लेकिन ठोस से ज्यादा रिक्त स्थान होगा। अब रिक्त स्थान अगर होगा तो वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गति होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए पानी क्या होता है? पानी में मूवमेंट पाया जाता है। चाहे आपको पानी स्थिर दिख रहा है तो फिर भी वहां पे क्या होता है? मूवमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या लिया था? आपने कहा था कि आपने एक ग्लास में इंक की जब बूंद डाली तो वो पूरा फैलने लगता है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि पानी का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए वो इंक भी मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो सतत रूप से क्या हो रहा है? एक मूवमेंट पाया जा रहा है, गति पाई जा रही है जल की। कैसे? जल पृथ्वी से आपके वायुमंडल में, वायुमंडल से पृथ्वी में, और ये पूरी एक चक्र यहाँ पे पाया जा रहा है, जिसे आप जल चक्र के नाम से जान रहे हैं। इसे आमतौर पर 4 अलग अलग चरणों में जाना जाता है। संपूर्ण चक्र सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है और इसे जलीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो 4 स्टेप हमने पढ़े थे। आपने कहा सबसे पहले क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण में आपने क्या पढ़ा था? वाष्पीकरण में क्या होगा? आपने कहा जो तरल है वो क्या होगा? गैस में परिवर्तित होगा, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, या फिर आप क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। ठीक है, गैस या वाष्प आप यहाँ पे कहेंगे। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होगा? तरल जो है वो गैस में बदलेगा। सेकेंड स्टेप आपके पास आता है यहाँ पे संघनन, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? कंडेंसेशन में क्या होगा? जो यहाँ पे
आपका जो गैस है वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि फिर से जो वाष्प है वो तरल में बदल रहा है। फिर से क्या है यहाँ पे आपने कहा जो वाष्प है वो तरल में बदल जाएगा। ठीक है। तीसरा आपने कहा अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होगा, जो यहाँ पे तरल है अब वो फिर से वायुमंडल से नीचे आ रहा है। ठीक है। और लास्ट में आपने कहा संग्रह। संग्रह यानी कि कलेक्शन होगा। कलेक्शन में क्या होगा, जो वर्षा का जल है वो अलग अलग जल निकायों में कलेक्ट होने लगेगा। तो पढ़ लेते हैं कि करके कि पहले क्या हुआ है। पहले हम इमेज को देख लेंगे कि इमेज में आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, लैंग्वेज को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है इवेपोरेशन। ये है आपका पहला स्टेप। इवेपोरेशन में क्या होगा, जो भी आपके जल निकाय हैं, ठीक है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो तालाब है, चाहे वो नदियां हैं, जितने भी आपके जल निकाय हैं वहां पे क्या होगा, सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल है उनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा। जब रिक्त स्थान बढ़ेगा तो मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने 3 डब्बों का एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने बॉल डाली थी। ठीक है। और आपने कहा जिस डब्बे में सबसे कम बॉल डाली गई है उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। जितना मूवमेंट होगा उतना ही क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। क्योंकि ये जो जल है वो सूर्य, यहाँ पे क्या, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पे तापमान क्या हुआ, बढ़ा। तापमान कहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा। क्यों बढ़ा, सूर्य के कारण बढ़ा, सूर्य की रोशनी के कारण बढ़ा। क्या होगा, जो तरल है वो किस में, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। इसे ही आप क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। वाष्प के बनने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण है। अब वाष्प किससे बन रही है, ये आपको ध्यान रखना है। वाष्प जो आपके पास जल है तरल रूप में, उससे वाष्प बन रही है। ठीक है। अब वाष्पीकरण हो रहा है लेकिन ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। हमने यही तो पढ़ा था, हमने कहा था वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है। जब आपने प्लांट के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, आपने कहा जल, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियों से भी जल की हानि होती है। और जल किस रूप में आता है, गैसीय रूप में निकलता है। पानी क्या होता है, तरल रूप में है, लेकिन पेड़ की पत्तियों द्वारा जो जल है वो वाष्प बनकर निकल रहा है। तो वाष्पीकरण भी हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकरण भी हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। कहाँ गया, ये आपके पूरे वायुमंडल में ऊपर चला गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। आपने कहा इस अवस्था में सूर्य की गर्मी महासागरों और अन्य जल शरीर के पानी को गर्म करते हैं। शरीर के बदले आप निकाय लिखेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है। और क्या होता है, इस अवस्था में सूर्य की गर्मी महासागरों और अन्य जल निकाय के पानी को गर्म करती है। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा और पानी को वाष्प के रूप में वाष्पित करती है, जो ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती है। अभी देखिए, वाष्पीकरण में बादलों का निर्माण नहीं हुआ है। कहा है कि जब ऊपर पहुंच जाएंगे तब बादलों का निर्माण होगा। ठीक है, अभी सिर्फ वाष्पीकरण हुआ है, जो तरल है वो वाष्प में बदला है। अब बादल कब बनेंगे, जब आप पढ़ेंगे संघनन को, जब आप पढ़ेंगे कंडेंसेशन को। ठीक है, जब आप क्या पढ़ेंगे, कंडेंसेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने कहा जो तापमान है, यहाँ पे तो तापमान अधिक था, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो तापमान है वो कम हो गया। अब तापमान कम हो गया तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे। जितना कम तापमान होगा उतना पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगेंगे। ठीक है, जुड़ने लगे तो क्या हुआ, जो तरल है वो फिर से क्या हो गया है, यहाँ पे जो वाष्प थी वो फिर से तरल में बदल गया है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, वाष्प दिखाई दे रही है। ये पूरी क्या है, वाष्प है। इवेपोरेशन जब हो रहा है तो ये पूरी वाष्प है जो ऊपर की ओर उठ रही है। जो आपको एरो करके ऊपर की ओर दिखाया गया है ये वाष्प है। ठीक है, ऊपर जाके क्या हुआ, जो वाष्प है वो फिर से तरल रूप में बदल गई है और क्या बन गए हैं, बादल बन गए हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको हर एक स्टेप का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको हर एक स्टेप का नाम पता होना चाहिए कि वाष्प बन रही है तो वाष्पीकरण कह रहे हैं, बादल बन रहे हैं तो आपने कंडेंसेशन कहा या संघनन कहा। ठीक है, तो बादल क्या होते हैं, बादल कुछ नहीं होते, जो जल की बूंदें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, जो जल की बूंदें होती हैं वो आपस में इकट्ठा हो जाती हैं और क्या करेंगी, यहाँ पे बादल का निर्माण करेंगी। तो सेकेंड ऑप्शन आपने
सेकंड जो आपके पास स्टेप आया है वो आपने पढ़ लिया है। क्या हुआ यहाँ पर, आपने कहा बादलों में जलवाष्प ठंडी हो जाती है। जो जल वाष्प है, जो जल की वाष्प थी वो ठंडी होकर के उन्होंने क्या कर दिया है, बादलों का निर्माण कर दिया। तो क्या होते हैं बादल, जल की बूंदों से मिलकर के बनते हैं बादल। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, बहुत सारे बादल बने हैं आपस में, तो बादलों के बीच घर्षण होता है। ठीक है, बादल क्या होते हैं, अपने आपस में घर्षण करते हैं। घर्षण करेंगे तो क्या होगा, जो जल की बूंदे हैं वो नीचे पृथ्वी पर आने लगेंगी, वो नीचे गिरने लगेंगी। तो तीसरी जो स्टेप आपके पास आती है वो क्या है आपके पास, अवक्षेपण। क्या पढ़ेंगे आप, अवक्षेपण। तीसरे स्टेप में आपने क्या कहा, यहाँ पे अवक्षेपण हो रहा है क्योंकि बादलों के बीच में घर्षण हुआ, अवक्षेपण हुआ। अवक्षेपण के कारण क्या हुआ, वर्षा हुई। ठीक है, अवक्षेपण का मतलब ही क्या है कि वर्षा हो रही है, यानी कि बारिश हो गई है। अब पढ़ लेते हैं कि अवक्षेपण में क्या क्या चीजें हुई। बादलों में ठंडी जलवाष्प बूंदों के रूप में बनना और वर्षा या बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी की सतह पर अवक्षेपण के रूप में छोड़ दिया जाता है। क्या आपको कहा गया है कि बादलों में ठंडी जलवाष्प बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, बदलती है, और वर्षा या बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी की सतह पर अवक्षेप के रूप में छोड़ दिया जाता है। अब अवक्षेपण में क्या हो रहा है ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जहां पर जितना टेम्परेचर होगा वहां पर उसी आधार पर, उसी रूप में या उसी अवस्था में पानी पृथ्वी पर आ रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो तापमान था वो कैसा था, सामान्य था। तो आपने क्या देखा, पृथ्वी पर जो पानी आ रहा है वो तरल अवस्था में आ रहा है, बारिश के रूप में आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो तापमान है वो कम है, बहुत ज्यादा कम है। और तापमान कम है तो क्या हुआ था, हमने कहा था जो पानी के मॉलिक्यूल है वो आपस में आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, क्लोज आते रहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बर्फबारी हो रही है, बर्फ यहाँ पर गिर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है। यहाँ पे वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि तापमान सामान्य है। समझ रहे हैं आप लोग, कहाँ पे बर्फ पड़ती है, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहीं पे बर्फ गिरती है। तो क्या रीजन है, क्योंकि तापमान वहां पर कम है। क्योंकि जल की अवस्थाएं किस बात पर निर्भर करती हैं कि तापमान किस प्रकार का है। शहरों में आपने देखा तापमान अधिक होता है तो शहरों में क्या होता है, कभी बर्फ आपने देखी नहीं होगी। पहाड़ों में तापमान कम होता है तो वहां पे बर्फ गिरती रहती है। तो यही रीजन है कि कहीं पे वर्षा होती है तो कहीं पे क्या होती है, बर्फबारी होती है। और लास्ट आपके पास आता है संग्रह। क्या पढ़ा आपने, संग्रह। आपने कहा वर्षा का जल बहकर जमीन में चला जाता है और नदी, तालाब, कुआं और वापस समुद्र में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ लास्ट में, लास्ट में आपने कहा कि ये जो पानी है ये एकत्रित होकर कहाँ जाएगा, समुद्रों में जाएगा, नदियों में क्या जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा पूरा क्या, जल चक्र। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम यहाँ पे समझा रही हूँ, आपने क्या करना है, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाना है। हुआ क्या, फिर से देख लेते हैं। आपने कहा ये आपके पास जल निकाय आए हैं। क्या होते हैं जल निकाय, जहां पे पानी पाया जा रहा है वो आपके जल निकाय है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तापमान बढ़ा, सूर्य का प्रकाश बढ़ा, तापमान बढ़ा और पानी भाप के रूप में ऊपर की ओर उड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सामान्य जल निकायों में अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो आप वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कह रहे हैं। अगर प्लांट्स में हो रहा है तो आप ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं। हुआ तो क्या हुआ, जब ऊपर वायुमंडल में जल वाष्प गई वहां पे तापमान कम हुआ और यहाँ पे आपके बादल बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बादल बन गए हैं, यानी कि पानी की बूंदों से मिलकर के ही क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादलों के बीच घर्षण हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपको क्या देखने को मिला, वर्षा देखने को मिली, वर्षा हो गई है यहाँ पर। तो आपने कहा कि यहाँ पे तापमान सामान्य था, यहाँ पे बर्फ गिरी है तो आपने कहा यहाँ पे तापमान क्या है, कम है। यहाँ पे तापमान सामान्य है, यहाँ पे तापमान कम है। जहाँ पर सामान्य है वहां पर वर्षा हुई, जहाँ पर कम है वहां पे बर्फबारी हुई। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया है। चौथा आपने कहा क्या हुआ, जब पानी यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे संग्रह होगा, जो पानी है वो अलग अलग निकाय में आकर के क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। प्लस क्या होता है, आपका जो भूमिगत जल है वो भी क्या होता है, रिचार्ज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, वाटर साइकिल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है
तीसरा स्टेप ये है और चौथा स्टेप आपका क्या है, कलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने डायग्राम भी बनाना है, प्लस आपने हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना है हेडिंग वाइज, क्योंकि आपके पास क्या आते हैं, 4 अलग अलग स्टेप आपके पास आ रहे हैं और आपने देखना है कि किस स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है जल चक्र, वो है जल तालिका। ठीक है, जल तालिका क्या होती है, देखिए आपने कहा कि जो जल होता है, भूमिगत जल के बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी होती है उसके अलग अलग पोर्शन में क्या पाया जाता है, आपको पानी देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल तालिका कहते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है उसमें किस लेयर में कितना पानी है और किस अमाउंट में है। तो क्या आपको बताया गया है जल तालिका के बारे में। आपने कहा यदि आप जमीन से मिट्टी लेते हैं तो इसमें हवा के साथ साथ पानी भी होता है। ठीक है, क्या कहनी चाह रही है ये लाइन, देखिए आपने क्या किया, आपकी कोई भी खेत में आप गए, किसी भी फील्ड में आप गए और आपने क्या किया, सबसे पहले ऊपर की मिट्टी उठा ली। आपको खोदने की जरूरत नहीं है, आपने सबसे पहले ऊपर की मिट्टी को उठा लिया है। अगर आपसे कहा जाए वहां पे बारिश कुछ नहीं हुई है, सामान्य बात हो रही है, सामान्य दिन की हम बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए क्या ऊपर की मिट्टी में नमी होगी, मॉइस्चर होगा या पानी होगा, आपसे पूछा जाए, आपका आंसर होगा नहीं, ना ही इसमें पानी है ना ही इसमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि नमी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपको मिट्टी कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सूखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो सूखी मिट्टी आपको दिखाई देती है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, जो नमी होती है कोई कुछ ना कुछ वहां पे क्या होती है, नमी की मात्रा पाई जाती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी मिट्टी में नमी की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में होगी लेकिन नमी वहां पर पाई जाती है। ये तो आपने क्या किया, ऊपर की मिट्टी को ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर की मिट्टी को हटा करके थोड़ा सा अंदर की मिट्टी को लेंगे। जब आपने अंदर की मिट्टी को लिया तो आपने क्या किया, दोनों मिट्टी का आपने कंपैरिजन किया, जो सबसे ऊपरी मिट्टी थी और जो उसकी अंदर वाली मिट्टी थी। अब आपसे पूछा जाए कि अंदर वाली मिट्टी में आपको नमी लग रही है, तो आप कहेंगे कि दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, आपने कहा अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो अंदर वाली मिट्टी है उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें क्या है, नमी है, क्योंकि पहली वाली मिट्टी में आपको देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन जब अंदर वाली मिट्टी आपने ली तो आपको थोड़ा सा लगा कि उसमें नमी की मात्रा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये हो गए आपके पास दो प्रकार। फिर आपने और ज्यादा खुदाई की और आपने और अंदर की मिट्टी निकाली, और जब आपने अंदर की मिट्टी निकाली तो आपने कहा कि इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिट्टी कैसी थी, नमी वाली थी और गीली मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और जब आपने खुदाई की तो आपने क्या किया, आपको देखने को मिला कि वहां पर और ज्यादा नमी है, और इसी प्रकार से जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे आपको नमी के साथ साथ पानी भी देखने को मिलेगा, और अगर आप बहुत नीचे जाते हैं तो आपको वहां पर पूरा पानी देखने को मिलता है। क्या है ये आपको ये बता रहा है कि मिट्टी की अलग अलग जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें जो पानी की मात्रा है वो भी पाई जाती है हवा के साथ साथ, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी की मात्रा आपको और अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसी को आप क्या कहते हैं, जल तालिका कहते हैं। तो आपने क्या कहा, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है और हवा की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर थे, जब आपने सबसे ऊपरी सतह को देखा था, सबसे ऊपर की मिट्टी को जब आपने निकाला था, आपने कहा था मिट्टी पूरी सूखी हुई है लेकिन हवा की मात्रा अधिक है। जैसे जैसे आप नीचे गए आपने कहा मिट्टी आपको गीली दिखाई दे रही है लेकिन हवा की मात्रा कम है। नेक्स्ट आपने कहा सतह के नीचे एक स्तर जहां केवल पानी है उसे जल तालिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या देखी थी, सॉइल प्रोफाइल को आपने देखा था। ठीक है, आपने क्या किया था, सॉइल प्रोफाइल में आपने क्या कहा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की भी अलग अलग लेयर होती है। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि मिट्टी का जो कलर है वो अलग अलग होता है। सबसे ऊपरी जो मिट्टी होती है उसका कलर कुछ और है, नीचे जब आप खुदाई करते तो उसका कलर कुछ और होता है। सेम वैसा ही आप किस में पाते हैं, जल तालिका में पाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जल तालिका क्या होती है इसे आप नोट कर लेंगे।
चलिए, ये आपने पढ़ा जल तालिका के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भूमिगत जल के बारे में, यानी कि जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले आपने पढ़ा है जल चक्र के बारे में, और आपने कहा जब वर्षा हो रही थी तब क्या हुआ, संग्रह हुआ था। ठीक है, लास्ट वाला जो आपने ऑप्शन देखा, आपने क्या कहा, यहाँ पे संग्रह हो रहा है। संग्रह होने का क्या मतलब है, देखिए आपने कहा ये आपके पास एक टेबल आती है जिसमें आपको कहा गया ये सॉइल जोन है, जहाँ पे आपको मिट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये आपको वाटर टेबल दिखाई दे रही है, और ये आपको क्या है, ग्राउंड वाटर दिखाई दे रहा है। यानी कि होता क्या, देखिए आपने कहा जैसे जैसे आप नीचे चले गए वैसे वैसे आपको पानी देखने को मिला, और एक सबसे नीचे की तली ऐसी आती है, जो पृथ्वी में सबसे नीचे का पोर्शन ऐसा आता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही आपको पाया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, या भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने कहा था कि आपके पास जो पानी के स्रोत हैं वो क्या क्या आते हैं, तो आपने क्या बात की थी, आपने कहा था एक तो वर्षा का जल है, ठीक है, और एक क्या है आपके पास, भूमिगत जल है। दो आपके पास स्रोत आते हैं। तो आपने कहा कि ये जो दोनों स्रोत हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, आपने कहा कि जब वर्षा होगी तो क्या होता है, जब वर्षा होगी तो संग्रह होगा, और संग्रह होगा तो आपका जो भूमिगत जल है वो क्या होता है, रिचार्ज होता है। जैसे आप अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, ठीक है, आप अपने जो आपके लैंप होते हैं आप उसे रिचार्ज करते हैं, उसी प्रकार से आपका जो भूमिगत जल, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता है। क्या हुआ, वर्षा हुई, ठीक है, और ये पानी फिर क्या जाता है, नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है तो आपके ग्राउंड वाटर में आ जाता है। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम पानी का यूज करते रहते हैं। ये आपको पता है, हम हैंडपंप का यूज कर रहे हैं, आप मोटर चलाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, भूमिगत जल का यूज आप करते चले जा रहे हैं। तो भूमिगत जल में जितना आप यूज करेंगे, जितना आप उपयोग में लाएंगे, पानी उतना ही कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली का क्या मतलब है, सीजन वाइज बारिश हो रही है, और बारिश अच्छी मात्रा में हो रही है जैसे कि होनी चाहिए, तो आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्या होता है, पानी ऐड होता चला जाता है। आपने जितना पानी निकाला उतना पानी ऊपर से क्या हुआ, वर्षा के द्वारा मिल गया है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो भूमिगत जल है वो क्या होता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी में कमी आ गई। लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ पे वर्षा ही नहीं हुई टाइम से, और हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम पानी का यूज करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो भूमिगत जल है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, उसमें कमी आएगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो अब आपने जाना कि जो जल चक्र है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जल चक्र बना रहेगा तो क्या होगा, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो पानी है उसकी जो मात्रा है वो स्थिर बनी रहेगी। ठीक है, उसमें कमी नहीं आएगी। तो इसके बाद हमने कहा कि अगर वर्षा नहीं होती तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो आपने कहा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है सूखा। ठीक है, सूखा यहाँ पे मिल सकता है देखने को। तो आपने क्या करना है, सूखे के बारे में आपने सुना है, सूखा क्या होता है, सूखे के क्या परिणाम है, ये अब आपको जानने हैं। जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहा है, और खेत में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं। क्या बता रही हैं कि जो मिट्टी है वो फट गई आपस में। ठीक है, मिट्टी क्या हो गई है, फट गई है। आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेड़ है ये यहाँ पर सूख गए हैं। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है। क्या मतलब है सूखे का, जब कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में 1 या 2 वर्षों से अधिक टाइम से क्या हो रही है, वर्षा ही नहीं हो रही है, यानी कि 1-2 साल हो गए हैं और वर्षा ही नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूखा पड़ना कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और ये स्थिति तभी आती है जब 1-2 सालों से वर्षा ही नहीं हुई है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। अब क्या परिणाम होते हैं सूखे के, ये आपने देख करके लाने हैं। आपने कहा कि जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आपने कहा था कि जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। जल के उपयोग आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि दैनिक जीवन में आप पानी का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बता लेंगे कि आपने पानी का यूज कहाँ कहाँ किया। आप जब से उठते हैं और जब आप सोते हैं तब तक के बीच में
बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें आप पानी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जल के उपयोग आपको पता है, जल के यूजेस आपको पता है, लेकिन जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानते हैं? तो आप ये बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन जाना था, हमने कहा था कि अगर कहीं पे जीवन की संभावना है तो वो पानी की वजह से है, ठीक है। जो जीवन है वो पानी की वजह से है। क्यों पानी की वजह से है? क्योंकि देखिए, आपने क्या कहा था, हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने इन 3 चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने एक क्रम में ही नहीं पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। जल के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और भोजन के बिना हम कुछ और ज्यादा दिन रह लेंगे, लेकिन उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए इन तीनों चीजों के लिए, इन तीनों चीजों के रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके पास क्या आंसर होगा? आपने कहा जल। आपको चाहे ऑक्सीजन चाहिए, आपको चाहे भोजन चाहिए, इन दोनों के लिए आपके पास होना चाहिए जल। क्योंकि अगर जल नहीं है तो ये दोनों चीजें आपके पास नहीं आ सकती हैं। कैसे? क्योंकि आपने क्या कहा, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? अगर आपसे मैं पूछूं आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, आपका आंसर होगा प्लांट से या पादप से। कहाँ से आपको मिली ऑक्सीजन? आपने कहा पादप से, प्लांट से। अब प्लांट कहाँ उगता है? आपने कहा प्लांट उगेगा मिट्टी में, ठीक है। प्लांट कहाँ उगेगा? मिट्टी में उगेगा। लेकिन प्लांट को उगने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आपने कहा उसे चाहिए पानी, ठीक है। आपने क्या कहा? पादप को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पादप को बड़े होने के लिए, पादप को ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन उसे कैसे मिलेगा? जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। उस फोटोसिंथेसिस के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वो है यहाँ पर जल। समझ रहे हैं आप लोग? क्या होगा यहाँ पे? हमने कहा आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, सबसे प्राइमरी हमारी नीड है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आपने कहा पादप यानी प्लांट से आपको मिलेगा। अब प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को जीवित रहने के लिए प्लांट ऑक्सीजन तभी प्रोवाइड करा सकेगा जब वो जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए उसे फूड यानी कि भोजन की आवश्यकता है। भोजन के लिए उसे फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जल की आवश्यकता है, ठीक है। जल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आपने कहा भोजन। भोजन आपको कहाँ से मिल रहा है? आपने कहा आपका जो भोजन का स्रोत है वो पादप ही है। मुख्य स्रोत हमारे भोजन का क्या है? पादप है। और पादप कब रह रहा है? आपको आंसर पता है कि पादप तभी यहाँ पे ग्रो हो पाएगा जब यहाँ पे जल उसे मिलेगा, ठीक है। तभी जो पादप है वो क्या होंगे? ग्रो होंगे, उनमें वृद्धि होगी, और आप क्या करेंगे? अपने भोजन को प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या समझा आपने इस चीज से? आपने इस चीज से समझा अगर कहीं पे जीवन की संभावना है तो वो सिर्फ और सिर्फ जल के कारण है। अगर जल नहीं पाया जा रहा है तो आपको ये दो चीजें भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे भोजन हो, ये दो चीजें भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। चलिए, तो मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं कि यहाँ पर जल किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए होमवर्क क्या बचता है? यहाँ पे आपने सूखा क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखनी है, और सूखे के परिणाम क्या होंगे आप ये लिख करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।